अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर भाई वालेकुम अस्सलाम। नेहा वालेकुम अस्सलाम। बाबा वालेकुम अस्सलाम। भाई आज देर की है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल लेट की है मैंने आज। और वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारा रिजल्ट आ गया कमीशन का, तो कमीशन का रिजल्ट आ गया हमारा और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह की आई है और मेरा जो स्कोर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। मसला ये है कि 4-5 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं। की मिस्टेक है जैसे हमारी एकेडमी की होती है, दरी विंडो बंद करे छद, दरवाज़ो ही बंद करे छद, दरी वो परियां वारी ओरी खुलियल हुजे, परी जगह आहे उहा बंद कर ऐं दरवाज़ो ही बंद करे छद। तो खैर मुबारक हूँ, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो अभी ये रिटन है, अभी ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं, 4 सब्जेक्ट के हैं, एक अंग्रेजी का है, इंग्लिश का। वो आप मुझे बताएं क्या होगा। साइंटिस्ट सबमिट डैश वर्क इन द कॉन्फ्रेंस। अब हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, इट्स होगा। द साइंटिस्ट इट्स इसलिए नहीं होगा, बेजान चीज के लिए यूज होता है। हिज और हर, यहाँ पे हिज और हर ऐसा ऑप्शन नहीं था। हिज और हर होता तो भाई जेंडर क्लियर है। साइंटिस्ट मेल है या फीमेल है? फीमेल का फेमिनाइन कोई और होता है क्या? साइंटिस्ट ही होता है ना, मेल का भी साइंटिस्ट ही होता है। तो हिज और हर होता तो दोनों करते। हिज भी है ऑप्शन सी, हर भी है। अगर हर कर रहे हैं तो फीमेल समझ रहे हैं साइंटिस्ट को, जो कि वो कॉमन है, और हिज कर रहे हैं तो मेल समझ रहे हैं, और इंडिकेटर कोई नहीं दिया गया। तो मैंने देयर किया था, उन्होंने हिज किया है। तो ये अंग्रेजी का क्वेश्चन भी एक सही हो रहा है मेरा। ये इंग्लिश वाले टीचर से, भजन साहब से और दूसरे टीचर से मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि देयर होगा। ये यूज़ होता है जब इनका जो है ना वो जेंडर क्लियर ना हो। ठीक है, सर ने पढ़ाया है ना, तो बस शायद वो आपका पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया, मैंने ये कर लिया। बाकी 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट के उन्होंने गलत किए हैं, वो चारों ईजी हैं। एक टिपिकल है, बाकी ईजी हैं सवाल, आप ही कर लेंगे, आप ही कर लेंगे। फर्स्ट ईयर के सवाल थे फॉर्म्स एंड फंक्शंस के, कि भाई डॉर्मेंसी को कौन प्रोमोट करता है, ग्रोथ को कौन इनहिबिट करता है, इस हार्मोन का नाम बताएं। उन्होंने किया है जिबरलिन, हालांकि ये हार्मोन होगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये इजी सवाल उन्होंने गलत किया है। एक और सवाल था राइपनिंग करवाने वाला हार्मोन कौन है, इन्होंने इथिन के बजाय ऑक्सिन को कर लिया है, ऑक्सिन राइपनिंग करता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इनकी। जो बाकी 2 जो हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये हमें बढ़ के मिलेंगे तो स्कोर और इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। और दुआ करें कि अगेन 3rd टाइम मेरी पूरे सिंध में टॉप आ जाए। अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो इधर उधर हैं। दुआ करें कि ये हमें बोनस मिल जाएं। तो उस मसले में था, सारी रात मैंने 3 बजे तक काम किया, सुबह से अभी 3 बजे तक काम करके भाग के अभी पहुंचा हूं मैं एकेडमी पर, और पानी भी इधर आपके क्लास के अंदर आके पिया है, इसीलिए लेट हो गई। तो बस दुआ करना अभी इंटरव्यू अच्छा हो जाए। शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? टेस्ट का सिलेबस मैंने बताया था कि भाई प्लांट किंगडम होगा, डाइजेशन होगी, बताया था मैंने। अब बताएं फॉर्म्स एंड फंक्शन भी होना चाहिए या नहीं? बताएं, जल्दी बताएं। मेरे ख्याल में होना चाहिए। क्यों पता है? इसीलिए
इसीलिए होना चाहिए कि सिलेबस अनाउंस होगा, मे भी उसमें क्रोमोसोम्स एंड डीएनए ऐड करें, मे भी उसमें प्लांट किंगडम को ऐड किया जाए, मे भी उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऐड किया जाए। अगर ये ऐड हो रहे हैं तो सिलेबस को अच्छे से कवर करना चाहिए। प्लांट की हमने टेस्ट सही से नहीं ली, पिछली टेस्ट में मैंने 8 से 9 एमसीक्यूज लिए थे प्लांट से, और फॉर्म्स एंड फंक्शन में 10 एमसीक्यूज आते हैं एंट्री में। तो इसलिए ये बॉटनी है, थोड़ी खुश्क टाइप है, और ये पढ़ा नहीं आपने, एमसीक्यूज नहीं दिए, थोड़ा बर्डन बढ़ेगा मगर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, एग्री करते हैं सब इस बात से? ओके, थोड़ी हिम्मत किया करें, अपने आप को अडॉप्ट तो करवाएं। क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 2 मार्क्स कम आएंगे, 20 बातें सीख जाएंगे और वो एंट्री में 20 के 20 में से 10 काम आएंगी। क्या बात है, ये नहीं समझ आ रही आपको? तो भाई हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा? कल डेट थी 14 तारीख की, पीडीएफ मुझे ढूंढनी है, ये वाली या हाँ ये वाली। आज 15 है। All sound sent to this SPSC, at least assigning to out of Panjat. अभी ग्रुप में इतने मैसेजेस आ रहे हैं सब दोस्तों के, अयाज भाई क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज इसको भी ऐड करें, गलत ऑप्शन को सही किया है उन्होंने, सी इज राइट। चलो भाई देखेंगे क्लास के बाद, अभी आपके क्लास का टाइम है तो ये आपका हक है। पहले ही मैंने खा लिया है 15 मिनट, इसके लिए मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा और स्क्रीन ब्लर नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ भाई, हाँ भाई मुझे बताएं, सुना है सीरोटोनिन, सुना है सीरोटोनिन, सीक्रेटिन? आज हम थोड़े डाउट्स करेंगे। मुस्कान कह रही थी डाउट नहीं लिए आपसे। मुस्कान बाबा मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर जो आपके डाउट्स हैं, मैं अभी करवाता हूं। चलो भाई रटा लगाना है, बाउंसर चीज है मगर ये आती है। प्रोटीन डाइजेशन पढ़ाऊंगा कौसर, डोंट वरी, बिल्कुल रचना प्रोटीन की डाइजेशन के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। हमारे बुक ने बहुत सारे ब्लेंडर किए हैं रिगार्डिंग प्रोटीन डाइजेशन। आज सारे चैप्टर को मैं कवर करवाऊंगा। सुने, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है मगर माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं। सुने भाई, भाई ओरल कैविटी के अंदर अमाइलेज है ना, केमिकल डाइजेशन करता है और मैकेनिकल डाइजेशन टीथ करते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस केमिकल डाइजेशन यानी HCl यानी पेप्सिन, ये सारी बातें सही हैं केमिकल डाइजेशन। और जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग को क्या मैं मिक्सिंग वेव कहूँ, क्या मैं लॉन्गिट्यूडनल मसल का रोल कहूँ, क्या मैं नॉनली लॉन्गिट्यूडनल बट ऑब्लिक भी इन्वॉल्व है, क्या मैं इसको क्या मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ, मैस्टिकेशन, चर्निंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। रुगी का रोल कहूँ, रुगी का, रुगाए का, होए होए, वेरी गुड, जी जी रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई स्टमक के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में बताएं, अगर मैं कह रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन में मैकेनिकल डाइजेशन होती है तो आप कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन के लिए टीथ तो है नहीं। तो जो पेरिस्टालिसिस है वो पेरिस्टालिसिस ही मैकेनिकल डाइजेशन है। समझ आ रही है? तो जो पेरिस्टालिसिस है वो ही मैकेनिकल डाइजेशन है। एंड जो इमल्सिफिकेशन है वो क्या है? इमल्सिफिकेशन है वो क्या है? इमल्सिफिकेशन को मैकेनिकल डाइजेस्ट में काउंट किया जाता है। इमल्सिफिकेशन को
बाइल के साल्ट जो आके तोड़ रहे हैं ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और पेंक्रियाटिक जूस और जो इंटेस्टाइनल जूस है, पेंक्रियाटिक जूस क्या मैं पेंक्रियाज के एंजाइम की बात कहूं, एंजाइम क्या मैं इसके बाइकार्बोनेट आयन की पीएच का रोल कहूं, ठीक है। क्या इंटेस्टाइनल जूस में से मैं जिजिनम के एंजाइम की बात करूं, जिजिनम के एंजाइम, नेम द एंजाइम्स ऑफ जिजुनम, नेम द एंजाइम्स ऑफ जिजुनम, डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, कौन कौन से, इरिप्सिन, अमीनो डाइपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज, समझ आ रही है, वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, और कोई नहीं, ठीक है। इरिप्सिन भी डाइपेप्टाइडेज है भाई, ठीक है, कभी कभी पेप्टोन्स को टच करता है, नहीं तो इरिप्सिन जो है वो डाइपेप्टाइडेज तौर काम करता है। और क्या मैं आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, एसोफेगस और फेरिंक्स में से गैसेस से रिलेटेड किसका काम है? फेरिंक्स का, वेरी गुड। फेरिंक्स और एसोफेगस के बीच जो वो है स्फिंक्टर है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, सुपीरियर स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। सलीवा कितने हैं? सलीवा कौन प्रोड्यूस करता है? सलीवा कौन प्रोड्यूस करता है? सलीवा सिल्वरी ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है? क्या सीक्रेट करते हैं? ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है भाई। ओपनिंग डक्ट्स भले आप याद ना करें कोई बात नहीं, मगर जो पेरोटिड ग्लैंड है ये बड़े में बड़ाएस्ट ग्लैंड है, और जो सबलिंगुअल है वो छोटेस्ट ग्लैंड है। जो सब मैक्सिलरी है या मैंडिब्यूलर है, सब मैंडिब्यूलर, वो जो है वो बीच वाला है, ठीक है। साइज याद करनी है, और याद करनी है बात ये कि ये जो सबलिंगुअल है जबान वाला, ये सलीवा प्रोड्यूस करता है विदाउट अमाइलेज, विदाउट एंजाइम। पूछा जाता है कौन सा सिल्वरी ग्लैंड है पेयर जो एंजाइम रिलीज नहीं करता, ओनली म्यूकस प्रोड्यूस करता है, तो वो लिंगुअल है, सबलिंगुअल है, रट्टा चलेगा दौड़ेगा। और अगर पूछा जाए कौन सलीवा में एंजाइम प्रोड्यूस करता है विद एंजाइम, तो आपका पेरोटिड एंड सब मैंडिब्यूलर। चलो चलो रट्टा मारना है। अगर ओपनिंग्स की पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी में इसकी ओपनिंग हो रही है, किसकी ओपनिंग? पेरोटिड की। तो इधर है तो पोस्टीरियर पार्ट में ओपनिंग नहीं होगी, एंटीरियर में होगी, है इधर, खुलेगा इधर से। कैसे भाई? पीडीएफ भेजूंगा। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर इधर मैंडिबल पे लगा हुआ है इधर, तो फ्लोर में ही सिक्रेशन करेगा ना, माउथ की फ्लोर में ही सिक्रेशन करेगा ना, है ही फ्लोर में, मैंडिबल के साथ अंदर है, तो फ्लोर में ही इसकी ओपनिंग खुलेगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। और सब लिंगुअल जो है वो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, क्योंकि जबान भी फ्लोर पर लगी हुई है, मैंडिबल भी मैंडिबल के अंदर है, फ्लोर जबान के नीचे फ्लोर। ओके जी, क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो
फ्रेश सलीवा की पीएच ज्यादा होती है और जो काम करने वाला है उसकी 6.8 होती है जनरली। ठीक है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग 6.8 होती है, 6 नहीं 6.8 हमारे बुक के अकॉर्डिंग। ज्योतिका, डोंट वरी अबाउट एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन, विल डिस्कस इन स्टमक। बहुत सारी चीजें स्टमक में पढ़नी है। सीरोटोनिन का रोल, गैस्ट्रिन का रोल, गैस्ट्रिन की इनहिबिशन, सिक्रेटिन का रोल, मोटिलिटी, ये वो बहुत कुछ पढ़ना है। दिमाग के ऊपर स्टमक का असर, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। डोंट गेट वरीड अबाउट द एंजाइम्स टेक पार्ट इन द प्रोटीन डाइजेशन। हाँ भाई, सलीवा, वाटर और म्यूकस, म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन होती है, पढ़ाया है मैंने। फूड को माइसिन लुब्रिकेट करती है, पता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो स्टेबलाइज करता है पीएच को, पढ़ाया है मैंने। एंटीसेप्टिक वगैरह भी होता है, पैथोजन को किल करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सलीवा का जो होता है, सलीवा की पीएच मेंटेन करता है, मैंने पढ़ाया था। सलीवरी अमाइलेज, टाइलिन जो है वो स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, क्लियर पढ़ाया है। ठीक है, बोलस वगैरह की बात क्लियर है। टीथ मेस्टिकेशन करेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे, लिप्स जो है वो माउथ की ओपनिंग को कंट्रोल करेंगे। जाज मैकेनिकल डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो जाज पे टीथ हैं। बाकी टंग का पता है, बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट का पता है। क्या ये सही कह रहा है? सॉफ्ट पैलेट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नजल कैविटी। क्या ये कह रहा है? सॉफ्ट पैलेट। और यूवोला भी ऐड कर लें, और यूवोला भी ऐड कर लें। और क्या ऐड करें भला? और तीसरी चीज बताएं तो मैं आपको मान लूं, तीसरी चीज बता लें तो मैं आपको मान लूं कि भाई आपने सही पढ़ा है। चलो टंग भी मान लिया, और चौथी चीज बताएं भला? नहीं, एपिग्लोटिस तो ट्रेकिया में नहीं जाने देती। और फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स, वेरी गुड, आंचल ने बताया। फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स, फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स आर दी मसल्स ऑफ फेरेंक्स। कहां के फेरेंक्स की? ओरोफेरेंक्स की मसल है। ये मेरा हाथ नहीं, ये जबान है, सपोज करें। ये टंग है, ये आगे वाला पार्शन है, ये वाला, ये पीछे वाला है। टंग कैसे सॉलोविंग करवाती है? ये ऊपर जाता है, छत को लगता है, हार्ड पैलेट को, फिर सॉफ्ट को धक्का देती है, फुड को। ऐसा ही है ना? तो फुड कहां पे जाके लगता है? कहां पे जाके लगता है? कहां पे जाके लगता है? ओरोफेरेंक्स पर। यूवोला कहां जाता है? ऊपर। सॉफ्ट पैलेट भी ऊपर। ऐसा ही है ना? तो फेरेंक्स की जो मसल है, इधर से ये मेरा हाथ, ये हाथ फेरेंक्स है। ये फुड आएगा इसके पास, तो फुड जो ऐसे आएगा तो फेरेंक्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फुड को नीचे धक्का देगा। तो फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स 3 मसल्स हैं जो कि ओरोफेरेंक्स की पीछे वाली वॉल में लगी हुई हैं और साइड वाली पीछे वाली वॉल में लगी हुई हैं। और ये क्या करती हैं? ये जैसे फूड आता है उस फूड को नीचे धक्का देती हैं। क्या मैं कहूं सॉलोविंग में रोल है फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर का? क्या मैं कहूं? कह रही है रचना हाँ। अब्दुल्ला असदुल्ला भी कह रहा है हाँ। तो मैं क्यों ना कहूं कि ना भाई। चलो इवेंट्स क्या पहले होगा क्या बाद में होगा? एमसीक्यूज के हवाले से क्या पहले टंग मूव करेगी? सॉलोविंग करने में पहले टंग मूव करना स्टार्ट करेगी, फुड को ऊपर रख के। अपवर्ड चोटी लगेगी, बैकवर्ड चलती जाएगी, रूफ सॉफ्ट पैलेट से फोर्सिंग करती जाएगी बोलस को इनटू द यूवोला की साइड, और ये बैक ऑफ द माउथ को टच करती जाएगी, फुड को जाके फेंकेगी इनटू द फेरेंक्स। और सॉफ्ट पैलेट जो है पुश अप होगा, यानी यूवोला भी। टंग जो है विच क्लोजेस द नजल कैविटी। सही बात कह रहा है। टंग कैसे नजल कैविटी को क्लोज करती है? ये क्या हुआ? ये कैसे कहा? बात सही है, 200% सही है। नहीं 2000% सही है। मगर कैसे? नॉट डायरेक्टली टंग जाके नजल कैविटी को बंद करती है, सॉफ्ट पैलेट और यूवोला को ऊपर धक्का देती है। हाँ, वेरी गुड, गुडेस्ट। देन टंग फोर्सेस करेगी
देन टंग फोर्सेस करेगी, देन टंग फोर्सेस करेगी टू एपिग्लोटिस। ये बात बताएं मुझे, पहले जुवोला ऊपर जाएगा, नजल कैविटी बंद होगी, या पहले एपिग्लोटिस ढक्कन बंद करेगा ग्लोटिस का? पहले युवला ऊपर हो जाएगा, जबान जब पीछे जाएगी तो नीचे जाएगी आपके माउथ के अंदर, तो नीचे जाके जोर दबाएगी। किसके ऊपर जोर देगी? किसके ऊपर? सॉलोविंग आदि के बाद एपिग्लोटिस के ऊपर। ठीक है, तो एपिग्लोटिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ग्लोटिस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, जबान एपिग्लोटिस को पहले मूव करवाएगी या ट्रेकिया पहले मूव करवाएगा? हाँ, अब आ रही है आपके इम्तिहान की घड़ी। पहले ऊपर से जबान धक्का देगी, देन जो फेरेंक्स में फुट जाके लगा है वो फुट मैसेज देगा ट्रेकिया को, और ट्रेकिया ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो जो ग्लोटिस है वो सही से बंद हो जाएगा। जिसने वो लेक्चर सुना है ना मैकेनिज्म वाला, उसी को ये बात समझ आएगी। ठीक है, तो जो है फ्लैप कार्टिलेज एपिग्लोटिस फ्लैप करेगी into more or less horizontal position, thus closing the opening of windpipe. Glottis, epiglottis diverts the bolus towards the esophagus. Epiglottis कहेगा बोलस को भाई नहीं नहीं ट्रेकिया में नहीं आना, ये दरवाजा बंद है, सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ। सीधे चले जाओ मतलब नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ मतलब लेरिंगोफेरिंक्स में चले जाओ, लेरिंगोफेरिंक्स से सीधा इसोफेगस में चले जाओ। हाँ, तो the larynx cartilage box round the top of windpipe moves upward, trachea भी upward होगा, larynx भी upward होगा। ठीक है, back of the tongue वो आके टच करेगा ऊपर। the glottis is partially closed by the constrictors of ring of the muscles। जो ग्लोटिस है जबान और कंस्ट्रिक्टर की वजह से पार्शली क्लोज हुआ था, अब जो ये ऊपर जाएंगे तो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा तो जबान जो है ट्रेकिया ग्लोटिस भी बंद और लैरिंक्स भी, वो नजल कैविटी इंटरनल नोस्ट्रिल भी बंद। ठीक है, चलो भाई एंटी पेरिस्टालिसिस। अब मुझे बताएं जो एंटी पेरिस्टालिसिस है, एंटी पेरिस्टालिसिस में मसल ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या नीचे वाली? फुट के नीचे वाली और ऊपर वाली रिलैक्स होंगी, तो फुट वेव ऊपर जाएगी। कल हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग होती है, याद है ना? फूड पॉइजनिंग में हमने पढ़ा था वोमिटिंग होती है, इंटेस्टाइन का खाना स्टमक में, स्टमक का खाना, जनरली स्टमक से वोमिटिंग होती है। कभी कभी फूड पॉइजनिंग के केस में इंटेस्टाइन से भी खाना पीछे आता है। फूड पॉइजनिंग में इंटेस्टाइन से भी खाना पीछे आता है इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो मुझे बताएं एंटी पेरिस्टालिसिस स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा या नहीं करेगा? एंटी पेरिस्टालिसिस के टाइम पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा या जैसे पार्शली क्लोज रहता है वैसा रहेगा? गुड 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 गुडेस्ट गुडेस्ट वेरी गुडेस्ट। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। एंटी पेरिस्टालिसिस वोमिटिंग, हंगर कॉन्ट्रैक्शन को हंगर पेंग्स कहते हैं। हंगर पेंग्स क्या होता है? हंगर पेंग्स मतलब ये है आपको खाना नहीं मिला 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 20-24 घंटे गुजर गए, आपको खाना नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ब्लड में खाना बचा, ब्लड में खाना नहीं बचा तो हाइपोथैलेमस ने ब्लड से ग्लूकोज को सेंस किया। अरे भाई ग्लूकोज तो है ही नहीं। किसको सेंस किया? ग्लूकोज को। किसने? दिमाग के हाइपोथैलेमस ने, वो सेंस करता है। उसने कहा भाई ब्लड में तो ग्लूकोज है ही नहीं, इट मीन्स आपने कुछ नहीं खाया। तो हाइपोथैलेमस मैसेज देता है किसको?
आपके एलिमेंट्री कैनाल को के प्रोटेस्ट करो। कौन सा प्रोटेस्ट करो? खामखा पेरिस्टालिसिस करो, खाली पेरिस्टालिसिस करो। तो खाली पेरिस्टालिसिस इज कॉल्ड एज हंगर पेंस, यानी भूख की जो है खींचाव बढ़ना, भूख की वजह से एब्डोमेन और जो इंटेस्टाइन है खाली कंट्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा पेट में दर्द होगा, थोड़ा महसूस होगा, क्योंकि स्टमक खाली चलेगा, मशीनरी खाली चलेगी तो मसला होगा। अभी असदुल्लाह ने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये मैं बता रहा हूं कि भाई हंगर पेंस पेरिस्टालिसिस क्यों होगी। नैन्सी कह रही है हंगर पेंस में पेरिस्टालिसिस इसीलिए हो रही है कि आपके पूरी बॉडी को पता चले कि भूखा हूं मैं, खाना खाना है, आपको एक फिजिकल इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। अनकंफर्टेबल पेरिस्टालिसिस ड्यू टू हंगर, हाँ वो भी अनकंफर्टेबल तो है क्योंकि आपको पेन जनरेट हो रहा है। हंगर पेन्स ये पेरिस्टालिसिस ही है बहरहाल। अच्छा, असदुल्लाह ने पूछा, क्या पूछा असदुल्लाह ने? किसी और ने भी पूछा कि कितने टाइम में फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। तो भाई 3 फूड के तरीके, वैसे तो 4 हैं। फूड लिक्विड है, थोड़ा विस्कस है, थोड़ा ज्यादा विस्कस है मतलब घाटा है, और बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। ये ज्यादा विस्कस जो है ये जेली टाइप मान लें। 4 कैटेगरीज फूड की, बिल्कुल पानी की तरह, थोड़ा विस्कस, ज्यादा विस्कस जेली की तरह, और ये सॉलिड मतलब ये सेमी सॉलिड। अगर ये पानी है तो 1 से 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। माउथ से स्टमक तक पहुंचने में लिक्विड फूड को 1 से 2 सेकंड लगते हैं, इसको लगते हैं 2 से 4, इसको लगते हैं 4 से 6, इसको लगते हैं 4 से 8 या 6 से 8। अगर 6 से 8 ऑप्शन ना हो तो 4 से 8 कर लें। तो डिपेंड अपॉन द फूड कैसा है वैसा फूड उतने टाइम में अंदर जाएगा। समझ आ रही है? लगा लें रट्टा। बाउंसर क्वेश्चन है, क्रिप्ट्स पर आएंगे तो पढ़ाऊंगा कि क्रिप्ट क्या है, डोंट वरी। क्या ये कह रहा है ग्रेविटी असिस्ट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द इसोफेगस स्पेशली व्हेन लिक्विड इज सॉलिड? सही कह रहा है। जब लिक्विड सॉलो किया जाता है ग्रेविटी काम करती है, इसीलिए तो जल्दी में खाना जाता है। 1 से 2 सेकंड ले रहा है और सॉलिड घसीटता जा रहा है। समझ आ रही है ना? सॉलिड को जबरदस्ती धक्का दिया जाएगा और जो लिक्विड होगा वो पतला हो जाएगा, स्पीड से चला जाएगा। फुल डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा? माउथ से पहले तो टाइम काउंट ही ना करें, स्टमक तक सेकंड्स की बात है। 6 घंटे स्टमक को लगेंगे, 2 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन को लगेंगे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में 2 घंटे लगते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। मगर क्यों 2 घंटे? वैसे तो 4-5 घंटे लगते हैं, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 4-5 घंटे लगते हैं, मगर स्टमक थोड़ा थोड़ा भेजता जाता है तो स्टमक वाला ही टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में काउंट करते हैं। तो नेट जो बर्थ है वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा होती है, मगर ये याद करने की बात नहीं है। डिपेंड अपॉन द फूड। सर बिल्कुल जलील, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या HCl एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, फूड को सॉफ्ट करती है, पैथोजन को किल करती है? अच्छा, यहां पे एक बात है कि जो पेप्सिन है वो कैसे कन्वर्ट होता है? पेप्सिनोजिन कैसे पेप्सिन में कन्वर्ट होता है? देयर आर 2 तरीके। हमारे बुक में एक तरीका है, मगर आप दोनों तरीके सुन लें। एक तरीका है
ये क्या हो गया? एक तरीका है बाय HCl, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। HCl जो है पेप्सिनोजेन की माउथ में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये वाली, ये इसको तोड़ेगी, खत्म करेगी। ये ऐसे करेगी HCl, कैसा करेगी? ऐसे करेगी तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जब ये एक पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो दूसरे पेप्सिन को HCl भी और पहला एक्टिवेटेड पेप्सिन भी, ये दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे। तो अगर HCl इस पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़े तो ज्यादा टाइम लगेगा, या पेप्सिन इसको तोड़े तो ज्यादा टाइम लगेगा? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। नहीं भाई, गलत कहा आपने। अगर HCl जल्दी तोड़ती, अच्छा हाँ सही कहा आपने, ज्यादा टाइम लगेगा। गुड, वेरी गुड, मैं गलत समझा आपकी बात को। HCl ज्यादा टाइम लेती है। अगर HCl थोड़ा टाइम ले ले तो डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के लिए पेप्सिन को क्यों रखें? तो HCl को कहेंगे भाई डाइजेशन करो प्रोटीन की, तुम करती हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि पेप्सिन जल्दी में तोड़ देगा, खा लेगा। किसको? इस पॉलीपेप्टाइड चेन को। क्या मैं कहूं, इस पेप्सिन का सबस्ट्रेट वो पॉलीपेप्टाइड चेन भी है जो पेप्सिन को इनएक्टिव करती है। चलो, अब ये ना कहना तो वो जो इनएक्टिवेटेड पेप्सिन है वो क्यों नहीं तोड़ रहा, उसकी बाइंडिंग गलत जगह पे बाइंडिंग है। बाइंडिंग सही नहीं होती तो रिएक्शन नहीं होता। ट्रिप्सिन भी ऐसा होता है। भला ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? यही पेप्सिन करता है, सॉरी इंटेरोकाइनेज करता है, इंटेरोकाइनेज करता है। और ट्रिप्सिन किसको एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन किसको एक्टिवेट करता है? केमोट्रिप्सिनोजेन को केमोट्रिप्सिन में। बिल्कुल याद। अरे मारे छड़िया यार। हाँ अच्छा, होई होई अच्छो अकेडमी दे मां क्लास मां निकरा ओ मां चवां थो सिदरा के या घर फोन कंदन ओ फॉर्म भराइन ॾिसूं, या मां उनजी मां ॾे कयां थो कॉल, या कंहिं मामे ॾे पोइ करे कराए वठंदा। जी ठाराए वेंदी, अगरि ठहे थो त ठाराए वठेसि। हाँ सही है, रिक्वायरमेंट होंगी यार वॾी। पोइ हाँ तूं अचु, पोइ अचु तूं, पीरियड गुज़रे छड़ो, वो फॉर्म सिदरा वटि हूंदो, वठी करे तोखे पोइ ॾियां थो, पोइ तूं इन इम्तियाज़ ॾे वञ, सिजण ॾे, है न, पोइ इहो करेसि। हाँ हाँ बुक में लिखियल है कि गैस्ट्रिन रिलीज जा ब फैक्टर इन डाइजेशन राइजिंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ फूड लाइक प्रोटीन। मैं समझाऊंगा ये, इस पर आते हैं, स्टमक में उतरने दे मुझे, ठीक है? अभी आ गए हैं ना स्टमक में, डोंट वरी। तो हाँ एमसीक्यूज अगर आ जाए कि पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl तो वो करना है। अगर ये आ जाए HCl एंड पेप्सिन तो सही बात है, उससे भी सही बात ये है, ये जान लें, जरूरी नहीं। हंगर पेंग्स की स्टिमुलस पैरासिम्पैथेटिक देगी, हाँ हंगर पेंग्स की क्यों पैरासिम्पैथेटिक देगी, लॉजिक बताएं। मैक ने सवाल पूछा है, मैं मैक से यही सवाल का जवाब पूछ रहा हूं उससे, क्यों पैरासिम्पैथेटिक देगी? क्योंकि डाइजेशन करवानी है, डाइजेशन करवानी है, डाइजेशन करवानी है, खाना आएगा तो। ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है, स्ट्रेस ये नहीं है। ये कह रही है आई एम रेडी फॉर डाइजेशन, मुझे दो खाना, समझ आ रही है? स्ट्रेस कहाँ है? स्ट्रेस होती तो आपका भूख में भी आपको भूख नहीं लगती, भूख में भी हंगर पेंग्स नहीं पड़ते, समझ आ रही है? भेजा काम कर रहा है सबका, ऐसे होगा।
कल से कुछ नहीं खाया फिर भी भूख नहीं लग रही, इतना टेंशन है। हाँ होगा ना, कैसे नहीं होगा। हाँ यहाँ पे स्ट्रेस की बात है। स्ट्रेस डिक्रीज हंगर पेंग्स या इंक्रीज हंगर पेंग्स, क्या कह रहे हैं? चलो भाई हो गया। अब सुने जो आपने बात कही थी वो बताऊं। चलो शुक्र है मजा आ रहा है आपको। अगर आप सारे चैप्टर ऐसे पढ़ के आए ना एडवांस में, तो मैं हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊं और 3-4 दिन एक चैप्टर को दे दें ऐसे, फिर 3-4 दिन एमसीक्यूज, ऐसी लेवल हो जाए आपकी कि क्या बात। मगर आप मान ही नहीं रहे, आप कुछ पढ़ के नहीं आ रहे हैं, मुझे थ्योरी भी पढ़ानी पड़ रही है, फिर तो मसला हो रहा है। ठीक है, मां इनके पानी चवण वकार खे हिकिड़ो मिंट। पकार पानी तो पिया रहा। अले चो खुशकी लगी भैया सुठी। आवाज सही आ रही है? आवाज का इशू है अभी अभी जी? मंडे को टेस्ट होगी। नो सर, शुक्र है आवाज का इशू नहीं है। हाँ भाई सुने 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 सुने। इंटेस्टाइन में आए तो मैं क्रिप्ट की बात बता रहा हूं कि ये फोल्ड हैं और म्यूकस वगैरह बनाएंगे, पेप्टाइड्स वगैरह बनाएंगे और ये जो है प्रोटेक्शन करेंगे, एंटी बैक्टीरियल वगैरह ये वो काम करेंगे। नहीं एग्जाम में क्लासेस नहीं चलेंगी, छुट्टी करनी पड़ेगी। सुने भाई, सुने भाई, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस कब बनेगा? दो बातें सुननी है। कितनी बातें? दो। नंबर वन जब आपका टाइम हो, नंबर वन जब आपके खाने का टाइम हो। कितना टाइम खाते हैं खाना? 2 PM। अभी कितने हो गए हैं? 4। जैसे 2 PM होंगे आपके बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनवाएगा ब्रेन के ये आदमी। इसी टाइम खाना खाता है। बना लो भाई, स्टमक तैयारी करो। मगर आप क्या करते हैं? स्टमक का सत्यानाश करते हैं आप। कौन सा? उसने रूटीन बना के रखी होती है कि मैं 2 बजे खाना मिलेगा, मैं डाइजेशन करूंगा, गैस्ट्रिक जूस बना लूंगा। थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा बनता है, खाने से पहले थोड़ा बनता है गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या ज्यादा होगा? HCl ज्यादा होगी या ज़ाइमोजिन ज्यादा होगा? बताएं जल्दी में। खाने से पहले HCl। क्यों HCl का? क्यों HCl का? खाने से पहले ज़ाइमोजिन ज्यादा होगा, HCl ज्यादा होगा। इट मीन्स जब आपने टाइम पे नहीं खाना खाया तो आपका स्टमक गया, जल गया, ज्यादा म्यूकस और ज़ाइमोजिन होगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। तो एक तो टाइम के हिसाब से, दूसरा टेस्ट के जब टेस्ट करते हैं खाने को, तीसरा जब खाने को टच करते हैं, चौथा जब साउंड सुनते हैं, तब 5वां जब स्मेल
सूंघते हैं आप, खाना आ रहा है, बिरयानी आ रही है, पक गई है, ठीक है, ये आ रहा है सालन, इसकी खुशबू आ रही है, ठीक है। किसी पार्टी में बैठे हैं, आप सोचेंगे अभी खाना आ रहा है, प्लेटों की आवाज, साउंड कैसे, प्लेटों की आवाज आ रही है, ठीक है, मतलब अब खाना डल रहा है, निकल रहा है देग वगैरह से, बर्तन से, तो समझ जाए ना। तो या साइड से बिल्कुल देखने से ओए होए खाना आ गया, फास्ट फूड आ गया, चटपटी खाना आ गया, चिप्स आ गई, एट दैट टाइम नींबू आ गया, अचार आ गया, अचार अभी देखें आपके मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में सलीवा बन गया अचार से। तो ऐसे स्टमक से ही आता है, स्टमक से ही आता है, ठीक है। चलो, तो एक तो टाइम ये है, खाने से पहले गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होती है। चलो, एक ये। दूसरी बात, जब आपने खाना खा लिया, स्टमक में गया, अच्छा इसके साथ चबाना भी लिख लें, स्टमक से पहले जो भी करते हैं, खाया, चबाया, ठीक है, सॉलोविंग की, यहां तक ये सॉलोविंग की, चबाया मतलब मैस्टिकेशन की, ये पहले फेज का स्टमक बनेगा, स्टमक में खाना नहीं पहुंचा। अब दूसरी बात, एक गैस्ट्रिक जूस कब बना, जब आपने खाना देखा, खाना सोचा, खाने का टाइम हुआ, खाना सुना, ठीक है, स्मेल किया, ठीक है, चबाया, टेस्ट किया, टच किया, बना। दूसरा गैस्ट्रिक जूस का फेज है जब खाना स्टमक में पहुंचा, 1.5 किलो खा लिया आपने, 1.5 किलो खाना मिला के, रोटी सालन ये वो सलाद वगैरह ये वो मिला के आपने कितना खा लिया, 1.5 किलो। चलो, स्टमक भर गया, वो भी प्रोटीनस फूड खाया आपने, हैवी फूड खाई, दाल छोले ये वो आपने खा लिए। अब मुझे बताएं, पेरिस्टालिसिस सही से होगी स्टमक में? नहीं होगी। तो कहां पे प्रेशर पड़ेगा स्टमक के? पाइलोरिक रीजन पे। अब जब पाइलोरिक पर जितना प्रेशर, मैंने बात पढ़ाई है, जितना प्रेशर पड़ेगा तो जी सेल स्टिमुलेट होंगे। जी सेल मींस गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाले, मगर ये मैसेज जी सेल को नहीं मिलती, ये मैसेज रिसेप्टर को मिलती है। रिसेप्टर ब्रेन को बताता है, वेगस नर्व के थ्रू मैसेज आता है, वो वेगस नर्व जी सेल को कहती है भाई बना लो, क्या बना लो, बहुत ज्यादा HCl बना लो। क्यों भाई? क्योंकि 1.5 किलो खाया है भाई, 1.5 किलो पीएच सेट करनी है, वो भी प्रोटीन खाई है, मतलब बेसिक। तो इसको एसिडिक बनाना है, 1.5 से 2.5 तक पीएच लानी है, तो ज्यादा पीएच एसिड बनेगी HCl। अगर थोड़ा आपने खाना खाया है तो थोड़ी पीएच बनाने से यही पीएच आ जाएगी। समझ आ रही है? तो ऐसे होता है स्टमक के अंदर। ऐसे 2 तरीके हैं। एसिटाइल का क्या रोल है गैस्ट्रिक की सीक्रेशन में? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जिन्होंने इंटर पढ़ी है उनको पता है कि ये नर्व का मैसेज जी सेल्स को देता है कि लो भाई ये मैसेज, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल को, गैस्ट्रिन को जी सेल को देता है। अच्छा, एक और बात, एक और चीज है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन मैंने पढ़ाया था, हाउ सीक्रेटिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिन, how secretin inhibit the gastric juice production, how secretin stop the gastric juice production, पढ़ाया था मैंने। आज मैं पढ़ा रहा हूं how serotonin inhibit the gastric production, सेम बात, like secretin। तो सीरोटोनिन ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसको आप पढ़ते हैं, कहाँ पे आप पढ़ते हैं, ये क्या है, हार्मोन्स नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ते हैं आप। क्रिप्ट मैंने बताया तो सही, ये फोल्ड हैं और ये म्यूकस वगैरह गोबलेट सेल कंटेन करते हैं, और ये जो हैं क्रिप्ट्स एंटीबैक्टीरियल हैं, पकड़ लेते हैं बैक्टीरिया को, फोल्ड्स के अंदर चिपक के रखते हैं, चिपका के। ये इंटेस्टाइन में चलेंगे तो पढ़ेंगे, हमारे बुक में नहीं लिखा ये क्रिप्स का किस्सा, ये वो सुने। तो हाँ, क्या कह रहा था, सीरोटोनिन।
सीरोटोनिन दिमाग के अंदर चलता है, रिलैक्स देता है, सुकून देता है, इत्मीनान देता है, मगर वो 10% प्रोड्यूस होता है। 90% सीरोटोनिन की प्रोडक्शन कितनी? 90% फ्रॉम द स्टमक जी सेल, स्टमक के एंडोक्राइन सेल से सीरोटोनिन बनता है 90% बॉडी का, और ये पूरे जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पूरे जीआईटी से म्यूकस कितनी बनेगी, ठीक है, म्यूकस कितनी बनेगी, गैस्ट्रिक जूस कितना बनेगा या नहीं बनेगा, और तो और दिमाग को मैसेज देता है भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त हो रहा है, ग्रेट हो रहा है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे बताएं, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम ना करे तो बताएं सीरोटोनिन की प्रोडक्शन हो रही है? मतलब नहीं ना, जितना काम कर रहा है तो सीरोटोनिन बनेगा ना, मूवमेंट कराएगा, ये बनवाएगा, म्यूकस बनवाएगा, पेरिस्टाल्सिस करवाएगा, एंटी पेरिस्टाल्सिस करवाएगा। अब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, सीरोटोनिन नहीं बन रहा, मतलब ब्रेन को सीरोटोनिन नहीं मिल रहा, मतलब आप सुकून में नहीं है। इसीलिए ना खाने से, कम खाने से, गलत टाइम पे खाने से सुकून नहीं होता, बेचैनी रहती है, टेंशन होता है, सर में दर्द होता है, ड्यू टू द कमी ऑफ सीरोटोनिन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सीरोटोनिन का ब्रेन के ऊपर इफेक्ट है कि नहीं है? इट्स ऑल अबाउट टुडे, विल डिस्कस टुमारो, और कल पास्ट पेपर से एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे। आज के लिए बहुत है भाई।